आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहूजा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज जो विषय मैं लेकर आई हूँ वो है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। इस टॉपिक में से कई बार सवाल पूछे जाते हैं सीटेट एचटेट की परीक्षाओं में और अन्य जो परीक्षाएं हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड हैं उसमें भी क्रिएटिविटी को टच किया जाता है। तो आइए इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ये मेरा संक्षिप्त में परिचय है। मुझे 14 वर्ष से अधिक का शिक्षण का अनुभव है और ये सारा ही अनुभव शिक्षण टीचर एजुकेशन में है, शिक्षक शिक्षा में है। आप स्क्रीन पे ये पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। तो ये जो दो पिक्चर्स हैं इनको अगर हम ध्यान से देखें तो पहली पिक्चर को देखने पर जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं अलग अलग कलर्स की बीड्स हैं और इन बीड्स को लेकर के अगर ये बच्चे को दी जाएं या कोई भी व्यक्ति है तो अलग अलग तरह से कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर बनाया है, कार बनाई है, स्टार है। तो इस तरह से कोई भी मतलब अगर मटेरियल अवेलेबल कराया जाए तो बच्चा अपने हिसाब से इसमें नई नई चीज़ें बना सकता है। दूसरा जो पिक्चर है उसे हम देखें तो बहुत ही लाजवाब सा, बहुत ही सुंदर सा एक यहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर पिन्स और थ्रेड की सहायता से एक चेहरा बनाया गया है, एक एनिमल का चेहरा बनाया गया है। तो ये भी कहीं किसी की सोच में आया होगा, तब उसने इस तरह से ये मटेरियल को लेकर के उसने इस पर काम किया। दरअसल ये जो पिक्चर्स मैं आपको दिखाई है मैंने अभी आपको, तो इससे मैं आपको अपने टॉपिक पर लाना चाहती हूँ। उस टॉपिक पर आने से पहले मैं बात करना चाहूँगी मोड्स ऑफ थिंकिंग की, यानी चिंतन के रूप। चिंतन, सोचना, सोच विचार करना, गहन चिंतन करना, ये मुख्य तौर पे दो तरीके का है। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट को अभिसारी चिंतन कहा जाता है और डाइवर्जेंट को अपसारी चिंतन कहा जाता है। ये जो दो चित्र आप देख रहे हैं इसमें से जो पहला चित्र है मोड्स ऑफ थिंकिंग, इसमें आप देखेंगे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में इमेजिनेशन को यूज़ किया जाता है। यानी कोई कोई प्रश्न अगर होगा, कोई समस्या होगी तो उस एक समस्या, एक से प्रश्न को लेकर के बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में आते हैं। तो इसी को ही हम क्रिएटिव थिंकिंग भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी कह सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी के अंदर आता है, क्योंकि एक ही प्रश्न को, एक ही समस्या को लेकर के अनेकों विचार मस्तिष्क में आते हैं। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो हमारी लॉजिक से रिलेटेड है, तो वो लॉजिक को यूज़ करता है। तो उसमें जो उत्तर आता है वो विभिन्न फैक्ट के आधार पर, विभिन्न तथ्यों के आधार पर वो उत्तर आता है। और वो नॉर्मली कोई भी अगर उस प्रश्न को हल करेगा तो वो जो फैक्ट्स हैं वो सबके लिए एक बराबर होंगे। तो उसी तरह का लगभग समान उत्तर ही प्राप्त होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में। इसको क्रिटिकल थिंकिंग, वर्टिकल एनालिटिकल, लीनियर थिंकिंग भी कहा गया है। और ये दोनों ही तरह की जो थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये लेटरल थिंकिंग को इस्तेमाल करती है। लेटरल थिंकिंग पार्श्व चिंतन कहा गया है। इसका अर्थ है कि थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के हम लोग सोचें, कुछ अलग से हम सोच रहे हैं जो कि हो सकता है किसी और ने ना सोचा हो। ऐसे ही दूसरे चित्र में हम देख पा रहे हैं कि जो डाइवर्जेंट थिंकर होता है, जो अपसारी चिंतन करता है, उसके पास किसी भी समस्या के हल के लिए बहुत सारे वो रास्ते सोच सकता है वो। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकर होता है वो केवल एक फाइनल सॉल्यूशन तक ही पहुंच पाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी की, जो आज हमें बात शुरू करनी है क्रिएटिविटी की, वो हमारी बेसिकली जो कनेक्टेड है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से कनेक्टेड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसमें कि एक ही समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशन व्यक्ति सोच सकता है। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता के बारे में हम बात करते हैं। क्रिएटिविटी इज़ अ गोल डायरेक्टेड थिंकिंग विच इज़ अनयूजुअल, नोवेल एंड यूजफुल।
क्रिएटिविटी एक गोल डायरेक्टेड थिंकिंग है, यानी कि हम लक्ष्य उन्मुखी चिंतन हम इसे कह सकते हैं कि किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के चिंतन किया जा रहा है, और वो कैसा है, विच इज़ अनयूजुअल, जो अनयूजुअल असामान्य है, नॉवल नवीन है, यूज़फुल उपयोगी है। कुछ ऐसा चिंतन जिससे कि कुछ असामान्य सी चीज़, कोई नई सी चीज़ या और कुछ उपयोगी बन के सामने आता है। जो क्रिएटिविटी की ही परिभाषा की अगर हम बात करें तो स्टर्नबर्ग और लोबार्ट ने 1999 में जो कहा, वो कहा कि क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्क दैट इज बोथ नॉवल एंड अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी एक एबिलिटी है कि जिसमें कोई काम प्रोड्यूस किया जाता है, कोई उत्पादन होता है, दैट इज बोथ, वो काम जो उत्पादन जिस काम का हम करते हैं, जो नया चीज़ हमारे रिजल्ट सामने आती है, वो कैसी होती है, वो नॉवल होती है। नॉवल यानी नवीन, ओरिजिनल, ओरिजिनल मौलिक, यानी अनएक्सपेक्टेड, कि उससे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ नई चीज़ है। एंड अप्रोप्रिएट, और उचित होती है, अप्रोप्रिएट होती है। दैट इज यूजफुल कंसर्निंग टास्क कंस्ट्रेंट्स, यूजफुल होती है, बेशक टास्क कंस्ट्रेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी हम उसे देखते हैं कि वो हमारे बहुत काम की होती है। अब आप एक इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये चित्र में एक टाट नीचे रखा हुआ है, बोरी का जैसे जूट होता है, और कपड़ों से जोड़ करके एक इस तरह से बनाया गया है कि जैसे कोई लेटा हुआ है, चारपाई पे कोई लेटा हुआ है। तो बहुत ही ये आप इसे देखेंगे कुछ ओरिजिनल नॉवल और कुछ यूज़फुल सा है, और कुछ अलग ही है, ये ओरिजिनल चीज़ है ये। तो ये क्रिएटिविटी के अंतर्गत आ सकती है। क्रिएटिविटी के नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सृजनात्मकता की प्रकृति और विशेषताएं, तो बेसिकली जो अभी मैंने कहा, जैसे नोवेल्टी, नोवेल्टी यानी नयापन, यूज़फुलनेस, उपयोगिता, तो ये चीज़ें तो हैं ही, और इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूवेल, शॉ एंड साइमन, 1963 में न्यूवेल, शॉ और साइमन ने जो नेचर ऑफ क्रिएटिविटी बताया, उन्होंने कहा कि ये 4 क्राइटेरियाज पर बेस्ड है, 4 तरह के क्राइटेरियाज हैं। पहला है नोवेल्टी एंड यूजफुलनेस, कि कोई भी ऐसी चीज़ वो नई होनी चाहिए और उपयोगी होनी चाहिए। फिर दूसरा कहा कि रिजेक्ट्स प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडियाज़, जो अब तक के पहले होते हुए आए हैं, कि मतलब एक्सेप्टेड आइडियाज़ हैं, उसको वो रिजेक्ट कर देता है कि कुछ, क्योंकि वो कुछ नया बना रहा है। और यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ओरिजिनल होना चाहिए, तो ओरिजिनल मतलब कि वो पहले किसी ने ना बनाया हो। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडियाज़ हैं उसको रिजेक्ट करेगा। फिर उसके बाद रिक्वायर्स इंटेंस मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस, इसमें जो क्रिएटिविटी है उसमें इंटेंस मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत है, मोटिवेटेड वो भी इंटरनली मोटिवेट होने की ज़रूरत है। और परसिस्टेंस, दृढ़ता, दृढ़ता कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को हम किसी सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं, तो हम उसके पीछे लग जाएं कि जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमें समस्या को घबरा करके छोड़ना नहीं है बीच में। तो इसका मतलब ये है कि सृजनात्मकता में जो है, इट रिक्वायर्स इंटेंस मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस। फिर और क्या ज़रूरत है, रिजल्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग द अनक्लियर सिचुएशन इन अ कोहेरेंट, क्लियर एंड न्यू वे, कि कोई भी अनक्लियर सिचुएशन है जो कि हमें स्पष्ट नहीं है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोहेरेंट, कोहेरेंट कहते हैं स्पष्ट को, स्पष्ट, क्लियर, न्यू वे, एक नया रास्ता आप दिखा रहे हैं, एक नया सोल्यूशन आप दिखा रहे हैं। आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा है, लीव्स को लेकर के कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ उसके माइंड में हैं। वो बटरफ्लाई बना रहा है, वो बर्ड बना रहा है, वो आउल बना रहा है। तो द थिंग इज कि उसके पास अवेलेबल तो लीव्स ही हैं। अब उस लीव से वो क्या क्या बना सकता है, क्या नई चीज़ बना सकता है, वो यहाँ पर उसमें प्रस्तुत की गई है। तो ये कुछ जो हम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की क्रिएटिविटी के। फिर हम देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। टॉरेंस ने 1966 में, फिर 1974 में सृजनात्मकता के पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी दिए। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, बेसिकली इसको आप उसमें भी ले सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ले सकते हो, नेचर में भी, क्योंकि ये क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी हैं। हम इन चीज़ों को देखते हैं,
सबसे पहला है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी कहते हैं प्रवाहिता, जैसे एक नदी प्रवाह में बहती है, बहती ही चली जाती है। फ्लुएंट, हम फ्लुएंट मतलब बिना रुके हुए एक के बाद एक आना। तो यहाँ पर फ्लुएंसी क्या है कि नंबर ऑफ रेलिवेंट आइडियाज, जो हमारे आइडियाज है ना, हमें आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, फ्लुएंसी में आते हैं। शोज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ फिगरल इमेजेस, हमें बहुत सारे नंबर ऑफ आइडियाज आते हैं हमें, तो फ्लुएंटली आते रहते हैं, ये भी हो सकता है, 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 इस तरीके से फ्लुएंट आइडियाज आते हैं हमें। फिर उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं लचीलापन। अब वहाँ ऊपर जो हमने फ्लुएंसी की बात की है, तो फ्लुएंसी में नंबरिंग की बात है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में वैरायटी की बात है कि वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज कैसे हैं, कि वहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सेज हैं, अलग अलग टाइप की आइडियाज सॉल्यूशंस हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। तो लचीलापन है वहाँ पर, कि हम कहीं रिजिड नहीं है। क्रिएटिविटी में एक चीज़ है कि रिजिडिटी नहीं है, नियमों पे एज इट इज़ नहीं चलता है, वो नियमों को तो नहीं मानता है, वो अपने हिसाब से चलता है, अपनी सहूलियत देखता है और अपनी सोच के हिसाब से वो काम करता है। फिर तीसरा है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी कहते हैं मौलिकता को, जैसे अभी हमने कहा मौलिकता, बिल्कुल नई चीज़, अनकॉमन है, वो यूनिक है, कि वो कभी हुई नहीं है, कोई नई चीज़ आई है हमारे सामने, तो ओरिजिनलिटी। फिर इलेबोरेशन। इलेबोरेशन कहते हैं विस्तारण को, विस्तार करना और उसको इलेबोरेट करना, एक्सटेंड करना। तो डेमोन्स्ट्रेट्स द सब्जेक्ट्स एबिलिटी टू डेवलप एंड इलेबोरेट ऑन आइडियाज़। तो जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी विचार हैं, उसमें जो सब्जेक्ट है उसको इलेबोरेट करे, विस्तार कर सके और उसके बारे में सोच सके कि और इसको किस तरीके से एक्सटेंडेड वे में लिया जा सकता है, तो एक्सटेंशन इसमें आता है। फिर एब्स्ट्रिक्टनेस ऑफ टाइटल्स, जैसे टाइटल्स की बात की है, एब्स्ट्रिक्टनेस। देखिए दो टर्म्स होते हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रिक्ट। कंक्रीट यू कैन सी, यू कैन टच, बट जो एब्स्ट्रिक्ट है यू कांट सी एंड यू कांट टच, बट यू कैन इमेजिन, यू कैन लाइक, आप उसको महसूस कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसी कोई पिक्चर नहीं है, कोई जैसे आप उसको इमेज को ले सको, लेकिन हाँ अपने माइंड में अपने हिसाब से आप चीज़ों को सिचुएशन वाइज उसको क्रिएट कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स, जैसे कोई टाइटल्स दिए होते हैं, तो एक तो वो बात हुई कि टाइटल सपोज कोई दिया है और पिक्चर के अकॉर्डिंगली आप उसका कंक्रीट लेबलिंग कर देते हो, कि मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ बगीचा वगीचा बना है और तितलियाँ मंडरा रही हैं, तो आपने उसका नाम दे दिया वसंत, कि वसंत आया है और ये इस तरह से उस समय ये होता है, इस तरह का सीन होता है, तो उस आपने उसको नाम दे दिया, वो कंक्रीट अप्रोच हो गई। लेकिन उस पिक्चर के पीछे क्या सोच है, उस सोच को लेकर के, उस डिफरेंट सोच को लेकर के अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्म निकालता है, वो कुछ और ही कनेक्ट करता है उसको, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं है उस पिक्चर से, तो वो एब्स्ट्रैक्टनेस हो जाती है टाइटल की। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर। प्रीमेच्योर क्लोजर क्या होता है कि एक होता है क्लोजर, प्रॉपर ढंग से क्लोज करना, हम उसको एक सिस्टमैटिक वे में उसको वाइंड अप करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन एक होता है प्रीमेच्योर, कि प्रॉपरली नहीं करे, इम्प्रॉपर है, लेकिन वो क्या करता है, इससे भी रेजिस्ट होता है, ऐसे ऐसे काम नहीं करता, वो ऐसी चीज़ नहीं करता। क्या है इसमें, डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल ओपननेस, इसमें साइकोलॉजिकल ओपननेस है, which requires a person to consider a variety of information when processing information। जब भी कोई information प्रोसेस करता है तो वो अपना ओपन माइंड रखता है, और ओपन माइंड रख के कुछ उसके एक्सटेंशन का भी उसमें स्कोप होता है, इलेबोरेशन का भी स्कोप होता है। तो इस तरह से ये जो टॉरेंस ने 1966-1974 में एस्पेक्ट्स क्रिएटिविटी के बताए, सृजनात्मकता के पहलू, वो हमने देखे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी की। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की अवस्थाएं, ग्राहम वॉलेस ने 1926 में ये दी। ये अवस्थाएं जो हैं, हम इनकी बात करेंगे अभी। पहले जो आती है, क्योंकि ये जो अवस्थाएं हैं, जो सृजनात्मकता की अवस्थाएं हैं, अगर आपने मेरा लर्निंग थ्योरीज का वीडियो देखा है, तो लर्निंग थ्योरीज में हमने जब गेस्टाल्ट थ्योरी की थी, तो वहाँ पे जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को ले रहे थे, तो ये उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। जो स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी है,
इसमें पहला है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी की अवस्था, कि अगर जो जैसे हम क्रिएटिविटी की बात करें, सृजनात्मकता कैसे होगी, कैसे ये स्टेप बाय स्टेप आगे चलेगी, इसके क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले होती है तैयारी की अवस्था। तैयारी की अवस्था में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो कि उसके उसको सॉल्व करने के लिए चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, इकट्ठा करता है जो सब्जेक्ट है। और जैसे कि आपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी की है, तो जैसे उसमें होता है करके सीखता है, बार बार ट्रायल्स करता है, एरर होता है, फिर वो करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उस पर काम करता है वो सब्जेक्ट, उसको देखता है। और ये जो सब्जेक्ट है उसे यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम एरिया है उसको अच्छे से स्टडी करे और अच्छे से देखे उसमें क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, किस तरह से उसको डील कर सकता है। तो ये एक तरीके से प्रिपरेटरी स्टेज कहलाती है। फिर उसके बाद दूसरी है स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन, उद्भवन की अवस्था। एक्चुअली क्या है कि जब कोई समस्या सामने आती है तो उसके बारे में बहुत विचार सोच विचार किया जाता है, और जब उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो क्या होता है कि वो अभी उसे कुछ लग रहा है कि ये सोल्यूशन हो सकता है। स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन में क्या है कि उसे लग रहा है कि सोल्यूशन है, लेकिन पता नहीं ये है या नहीं है, थोड़ा सा वो एक पशोपेश में होता है, एक उसका डाइसी होता है कि पता नहीं ये है भी या नहीं है। तो यहाँ पर उसको एडवाइस किया जाता है कि वो रिलैक्स होकर के बैठे और अपनी जो क्वेश्चन है उस पर ही फोकस करे, जिससे कि हो सकता है कि वो अपने फोकस को कई कई बार उसे मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है और उसके बारे में वो विचार कर रहा है। तो ये है स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन। फिर जब वो इंक्यूबेशन के पीरियड में है तो जब अचानक से ही कोई उसको एक इंसाइट उत्पन्न होता है, इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीपन की अवस्था, कि सब्जेक्ट को अचानक ही कोई इंसाइट अंतर्दृष्टि या सूझबूझ होती है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड, उसके क्या उसके आइडिया क्या रिलेशनशिप उसमें है इससे रिलेटेड। फिर वो क्या करता है कि वो उसको रीफॉर्मुलेट करता है अपने आइडियाज़ को, और फिर उसको नए तरीके से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता है, नए तरीके से उसे सोचता है। क्योंकि पहले उसके पास समस्या थी, उसने उसके बारे में बहुत विचार किया, थोड़ा सा डाइसी लगा, फिर एकदम से कुछ अचानक से सूझा, अब इसको इस तरीके से करके देखते हैं। तो फिर जब ये सब चीज़ें उसने की, फिर उसके बाद आई स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन। फिर उसने क्या किया, इसे प्रमाणन की अवस्था कहते हैं। उसने क्या किया कि जो सब्जेक्ट है वो टेस्ट करता है, ट्राई करता है और चेक करता है सॉल्यूशन को, जो भी उसने नया सॉल्यूशन निकाला है। उससे क्या होता है कि सम मॉडिफिकेशंस में आल्सो अकर टू आइडियाज रीच्ड इन द प्रीवियस स्टेजेस। जो प्रीवियस स्टेजेस में जो हो सकता है उसने आइडियाज उसमें लिए थे उसको मॉडिफाई करना पड़े। लेकिन एक तरीके से, क्योंकि मैंने जब आपसे एक बात कही कि फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको सॉल्यूशन निकालना है और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो कि ओरिजिनल हो, इलैबोरेट भी हो सके और फ्लुएंट भी हो। तो इस तरीके के लिए तो वो नियमों पे नहीं चल सकता। तो यहाँ पर वो हो सकता है कि उसे अपने प्रीवियस जो उसके प्रीवियस स्टेजेस में जो उसने आए सॉल्यूशन निकाले उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़े। तो ये 4 स्टेजेस हैं। लेकिन ये कहा गया है कि ये जो स्टेजेस हैं कि ये हो भी सकता है कि सेम ऑर्डर में आ रही हूँ और हो सकता है कि एक आधी को स्किप भी कर जाइए, क्योंकि जैसे इससे पहले की जो मैं अभी बात करूँ स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे अब स्टेज ऑफ प्रिपरेशन तो ठीक है आ गई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन हो सकता है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के बाद ही स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन आ जाए, वो स्किप कर जाए और फिर आप उसको वेरीफाई कर रहे हो, वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इट में ऑल्सो अकर, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ये आप मान के चलिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशनशिप है, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, ये सेम नहीं है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि हाई आईक्यू लेवल अगर किसी का है तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, तो ऐसा नहीं है। और अगर हम ये कहें कि अगर जो इंटेलिजेंस है एन एडुकेट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग क्रिएटिव, तो ये भी नहीं है। क्योंकि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी आप इसको दो चीज़ों से समझिए। अभी हमने जो बात की थी कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभी सारी चिंतन और अब सारी चिंतन।
तो जो हमारा इंटेलिजेंस है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग पर बेस्ड है। जैसे हमने बात की थी ना कि एक जो सॉल्यूशन निकलता है वो भी फैक्ट के आधार पे निकलता है। फैक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो मोस्ट प्रोबेबली सभी उसी तरह का आंसर ही निकालते हैं। लेकिन जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग पर है। अब सारी चिंतन कि उसमें क्या है कि उसमें एक क्वेश्चन है, एक फोकस क्वेश्चन है जिसपे फोकस कर रहा है, वो अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं उसके लिए, तो वो क्रिएटिविटी है। फिर अगर हम इसी का एक और डिफरेंस देखें तो जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, जो हमारा संज्ञानात्मक व्यवहार है, उसकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। क्योंकि आईक्यू लेवल उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, तो आईक्यू लेवल से पता चलता है कि किस तरह की जो इंटेलिजेंस है कितने लेवल पर है, क्या क्या उसमें बच्चे में एबिलिटी हो सकती है, क्या क्या वो चीज़ें कर सकता है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो क्रिएटिव टेस्ट होते हैं, क्रिएटिव टेस्ट में जो नोवेल्टी है, नयापन, नवीनता, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ओरिजिनलिटी, मौलिकता, इनको ही बेसिकली कंसिडर किया जाता है। वहाँ पे सही गलत नहीं है। वहाँ पे जो क्वेश्चनिंग होती है, सपोज वहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि कुछ आपको चीज़ों के नाम दिए हैं। अब आपसे पूछा है कि आप इसके उपयोग बताइए। जैसे मान लीजिए ईंट है, ईंट का उपयोग बताइए। तो ईंट का अगर हम बेसिकली ईंट कहाँ यूज़ होती है, ईंट मकान बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, ये तो एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ये तो हर कोई दे देगा। और ईंट कहाँ प्रयोग होती है, तो कोई कहेगा कि ईंट जो है वो चूल्हा बनाने में भी काम आती है। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए, और कहाँ ईंट काम आती है? ईंट जो काम आती है वो मुझे लगता है कि जब मैं गमले रखती हूँ तो गमलों के नीचे ईंट लगा देने से वो थोड़ा सा मिट्टी जो है वो फर्श तक नहीं ऐसे जाती है, तो मैं उसको इस तरह से कर लेती हूँ। ठीक है, और ईंट कहाँ काम आती है? और ईंट मैं जब किचन में काम करती हूँ तो जब नल का जो वो लीक करने लग जाता है, उसका वाशर ख़राब हो जाता है, तो मुझे कुछ हैवी आइटम रखना है जिससे मेरा नल का पानी बहना बंद हो जाएगा, तो मैं ईंट रख देती हूँ उस पर। तो अभी ये मैंने 3-4 यूज़ेज़ बताए इसके। लेकिन कुछ ऐसे यूज़ेज़ होंगे जो जनरल है, जो कि कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। हमें उन्हें नहीं देखना। हमें देखना है क्या नई-नई चीज़ें आ रही हैं, क्या नए-नए यूसेज आ रहे हैं उसके। तो वो क्रिएटिविटी हम वहाँ से देखते हैं कि कितनी नवीनता, कितनी लचीलापन और कितना मौलिकता है। तो इस तरह के प्रश्न उसमें क्रिएटिविटी टेस्ट में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा अगला है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। हमारी कक्षा में या हमारे घर में आसपास अगर सृजनात्मक बच्चे हैं तो उनकी पहचान कैसे करेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि ये बच्चे सृजनात्मक हैं या ये बच्चे क्रिएटिव हैं? तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ कि जैसे डेमोन्स्ट्रेट्स ओरिजिनलिटी इन आइडियाज़ एंड एक्शंस। उनके जो भी आइडियाज़ होंगे, जो भी एक्शंस होंगे, जो कुछ भी वो काम करेंगे, जो कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, उसमें आपको मौलिकता नज़र आएगी, नयापन नज़र आएगा। उसमें आप आपके मुँह से सहसा ही वॉव निकल जाएगा कि आप वॉव कब बोलेंगे? जब आपको लगेगा अरे! ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो वो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ओरिजिनलिटी उनके आइडियाज़ में होती है, एक्शंस में होती है। फिर उसके बाद पोजेसेस अ हाई डिग्री ऑफ कीननेस, अटेंटिवनेस, अलर्टनेस एंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे बच्चे जो बहुत ईगर होते हैं, मतलब कुछ करना चाहते हैं, अटेंटिव, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना काम करते हैं, अलर्ट होते हैं और कंसंट्रेशन उनका अच्छा होता है, बिकॉज़ वहाँ पर वो पूरा ध्यान अपने प्रोडक्ट पे लगा देते हैं, अपने काम पे लगा देते हैं, जो भी वो नया कुछ बनाने जा रहे हैं। फिर हैज़ द कैपेसिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। उनके में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी है। वो बार-बार किसी से बुला कर के पूछते नहीं हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसीलिए वो किसी से डिस्कस नहीं करते, वो खुद डिसीजन लेते हैं। फिर enjoys the reputation of having strange and silly ideas। और उनकी एक ऐसी रेप्यूटेशन बन जाती है कि सभी उन्हें कहते हैं अरे कितने स्ट्रेंज होते हैं इसके आइडियाज़, अजीब से होते हैं, क्या पागलों वाली बात करता है, मूर्खों वाली बात करता है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वो उसी पागलपन में कुछ नया निकाल के दिखाता है, कुछ अच्छा सा सामने ला के प्रेजेंट करता है। तो वो ऐसी रेप्यूटेशन को भी इंजॉय करता है।
बिकॉज उसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर कैन एक्सप्रेस हिज और हर आइडियाज एज फ्लुएंटली एज पॉसिबल, वो अपने आइडियाज दिए जाता है फ्लुएंटली, जैसे मैंने अभी कहा, एक के बाद एक धारा प्रवाहिता रूप में वो दिए जाता है। इज नॉट फ्राइटेंड बाय द अननोन, द मिस्टीरियस एंड द पजलिंग, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इज ऑफन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। कोई भी अननोन चीज आती है जिसे वो जानता नहीं है, या फिर कोई थोड़ा कुछ रहस्यमय है, या कोई पजल है, तो वो इन सब चीज़ों से डरता नहीं है, बल्कि उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसे उसमें कुछ नयापन नज़र आ रहा है कि मैं इसमें से कुछ नया करूँगा। तो ऐसे बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर हैज़ अ रिचर फैंटेसी लाइफ एंड ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन डे ड्रीमिंग। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो डे ड्रीमिंग में, दिवा स्वप्न में जीते हैं, और उनकी जो फैंटेसी लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत कल्पनाशील होते हैं वो बच्चे, बहुत कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, और जो उनकी कल्पना होती है उसको सत्य करने की कोशिश करते हैं, उनको सच सच करके सामने प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे, क्रिएटिव बच्चों के लिए आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि इनको बहुत ही पेशेंस से हैंडल जो करना, बहुत ही केयर से करना है। बिकॉज अगर आप इनको बार बार डीमोटिवेट करेंगे, इनको डांट देंगे, या इनको मान लीजिए अगर वो कुछ कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उनको गुस्सा करेंगे, तो ये बच्चे डीमोटिवेट हो सकते हैं और इनकी क्रिएटिविटी भी दब सकती है। तो हमें थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। स्ट्रैटेजीज टू नर्चर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में हम सृजनात्मकता को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो जैसे मैंने अभी बात की कि अगर हमने एक बार ही आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे में ये क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, तो क्रिएटिविटी का अगर हमें लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो हमें उसकी क्रिएटिविटी को नर्चर करना चाहिए, उसका उसको बढ़ाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं वो हम? फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए, उनको फ्रीडम दीजिए, उनको बहुत ज़्यादा टोका-टाकी नहीं करनी है। बिकॉज़ लेट देम एक्सप्रेस देयर व्यूज़, उनको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने दीजिए। जो भी अवेलेबल मटेरियल अगर वो उससे कुछ बना रहे हैं तो उनको वेलकम करना चाहिए, बल्कि उनको एप्रिशिएट करना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो। सपोज़ कुछ भी बनाया उसने, मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से उसने कोई गन बनाई है, और गन में भी उसने अलग-अलग टाइप की बुलेट्स बनाई हैं, और वो भी पेपर बुलेट्स बनाई हैं। इट्स अ न्यू थिंग, तो यू शुड एप्रिशिएट कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर ईगो इन्वॉल्वमेंट, ऑल्दो ईगो मीन्स मैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि ये मैंने बनाया है, तो मुझ में कॉन्फिडेंस आता है। तो ये एक बच्चे को, अगर वो बच्चा कह रहा है कि मैंने बनाया, तो उसको एप्रिशिएट करें, सब बच्चे उसको एप्रिशिएट करें, और ऐसे कि हम उसको एप्रिशिएट करके मोटिवेट कर सकते हैं। हम सभी बच्चों के सामने उसकी जो जो उसने चीज़ें बनाई हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो क्लास में बच्चे बना रहे हैं, उनके एग्ज़िबिशन्स लगा सकते हैं, तो उससे भी बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। फिर एनकरेजिंग ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि ज़रूरी है इसके लिए, तो उसको एनकरेज भी करना चाहिए। और जिस बच्चे का बहुत अच्छा है, बहुत ओरिजिनल है, तो हमें उसको जस्टिफाई, एक हमें क्लियर जस्टिफिकेशन भी वो देना चाहिए। एक कहने का मतलब ये है कि एक उसको फेयर जस्टिस हमें करना चाहिए उसके साथ, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसे हम अवार्ड भी दे सकते हैं। रिमूवल ऑफ हेजिटेशन एंड फियर, अगर बच्चे में कुछ हेजिटेशन है, कोई डर है, या कोई उसके अंदर कुछ झुंझलाहट सी है, या थोड़ा सा हेजिटेंट हो रहा है वो, तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, और उसको मोटिवेट करना चाहिए। यूजिंग द क्रिएटिव रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, हमारे आसपास ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम क्रिएटिविटी बच्चे में बढ़ा सकते हैं, जो यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में जो भी घर में अवेलेबल चीज़ें हैं, जो वेस्ट है, उसको करने दीजिए, उसे बनाने दीजिए। वो जो कुछ बना रहा है, बनाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो और बच्चों को भी सिखा सकता है। तो हम जो हमारे कम्युनिटी में जो क्रिएटिव रिसोर्सेज हैं, उसको हम अच्छे से यूज़ करें। फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम, जो करिकुलम है हमारा, उसको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। वहाँ पे हमें क्रिएटिविटी के अवसर बच्चों को देने चाहिए। ये एक जनरल तौर पे ही देने चाहिए,
कि मान लीजिए कि आपने कुछ कोई भी चैप्टर आप करवाते हैं, कोई भी क्लास में टॉपिक करवाते हैं, तो उससे रिलेटेड आप जो होमवर्क देते हैं वो क्रिएटिव होमवर्क दीजिए आप। तो क्रिएटिविटी उसमें आती है, जैसे मान लीजिए कि आपने एडजेक्टिव्स करवाया इंग्लिश में, तो एडजेक्टिव्स करवाया तो अब एडजेक्टिव्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो कि शो करते हैं कि किसी की क्वालिटी को शो कर रहे हैं। तो हम ऐसा ही कह सकते हैं उसको कि वो ऐसा कोई चार्ट बना सकता है या कोई अपना पिक्चर बना सकता है और अपना पिक्चर ड्रॉ करके और उसमें एडजेक्टिव्स लिख सकता है। तो कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग भी हो सकती है या कुछ उससे बनाने को कहा जा सकता है मटेरियल से। तो इस तरीके से किया जा सकता है। फिर उसके बाद रिफॉर्म इन द इवैल्यूएशन सिस्टम, जो हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें भी थोड़ा सा सुधार लाने की आवश्यकता है। हम टोटली इंटेलिजेंस पर ही फोकस ना करें, हमें क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देना है। तो क्रिएटिविटी भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे कहना ज़रूरी समझती हूँ कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा कि क्रिएटिव हो ही हो। आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो क्रिएटिव हो। लेकिन अगर वो क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है और आईक्यू लेवल उसका कम है, तो डजेंट मैटर, वो क्रिएटिविटी के बेसिस पर भी अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकता है, अब एक अपनी पहचान बना सकता है। तो दोनों ही चीज़ें, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है, रखती हैं। तो हमें इवैल्यूएशन सिस्टम में भी थोड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे और ऐसे क्रिएटिव बच्चों के लिए भी हमें कुछ उसमें स्कोप रखना है और उनको भी मोटिवेट करना है और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करनी है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हम इंटेलिजेंस को बहुत अधिक महत्व दें, हमें लगता है कि क्रिएटिविटी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्ले वे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्विज। ये जो टेक्निक्स हैं ये सभी क्रिएटिविटी को नर्चर करने में हेल्पफुल हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे मैंने अभी बात की कि कोई भी प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बच्चे को दी जाती है, उसके बाद अब वो सॉल्यूशन निकालेगा उसमें। ऑब्वियसली कि वो अगर क्रिएटिव बच्चा है तो वो आपके आगे ओरिजिनल आइडियाज़ लेकर आएगा, फ्लुएंसी होगी उसके आइडियाज़ में और मतलब क्रिएटिविटी को ध्यान में रखकर कि उसके सॉल्यूशंस होंगे, लाइक डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो मैं बात कर रही हूँ इसमें। और कन्वर्जेंट थिंकिंग को भी ध्यान में रख के बच्चे देंगे, क्योंकि हर एक बच्चा एक तरीके से सोचेगा ऐसा तो नहीं है। तो क्विज़ हो सकती है, क्विज़ की जा सकती है क्रिएटिविटी के लिए। हम, जैसे मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था ईंट को लेकर के, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को लेकर के भी हम बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं और बच्चों से ये जानने, हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि किस बच्चे की क्रिएटिविटी कितनी है और उसको किस तरह से आप और ज़्यादा उसको आप अवसर प्रदान करें, अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ सके। प्ले वे, खेल खेल में ही क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए बच्चे को एक की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। एक टीचर के लिए या एज अ पेरेंट भी आपको ये जानना ज़रूरी है। तो ये आज जो हमने बात की है क्रिएटिविटी की को लेकर के हमने बात की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। आप उसमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देंगे तो सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।